शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। रिस्क है तो इश्क है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। जय भैया मेहता जी। अरे मेहता जी भैया, तुमने जय बात तो बहुत बढ़िया कह दी, लेकिन भैया जय तो बता दो लोगों को कि शेयर मार्केट में बिकता क्या है और होता क्या है। आप कहोगे सर ये भी कोई मेहता जी को बताने वाली बात है, शेयर मार्केट में शेयर बिकते हैं। मुन्ना खाली शेयर बिकते हैं, ये हो गई बालकों वाली बात, 10वीं 11वीं के बालकों वाली बात हो गई है। शेयर कैसे कैसे होते हैं, भांति भांति कैसे प्रकार के बेचे जाते हैं, उन पर बेचकर क्या भैया टैक्स देना है कि ना देना है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो मुन्ना मुन्नियों भाई और मेरा देवी सज्जनों ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही बहुत 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 सुपर डुपर लेक्चर है आज का। मिस नहीं करना, कान एकदम खुले रखने हैं, खोपड़ी एकदम फ्रेश रखनी है। राइट सर, मेहता जी ने जो कह दिया हमने मान लिया और ये भी समझ लिया कि भाई शेयर मार्केट वो कुआं है तो देश की प्यास बुझा सकता है, लेकिन देश के साथ साथ ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी प्यास बुझाता है। ओ बेटा जी, ओ मोटो जी, है कि नहीं बात? राइट। क्यों सर? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप शेयर मार्केट से शेयर खरीदेंगे बेचेंगे आपको टैक्स लायबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि भैया मेहता जी ने ये तो बोल दिया कि भाई शेयर मार्केट में हमें क्या करना है, शेयर खरीदने हैं। तो शेयर खरीद के क्या आएगा? शेयर खरीद के आएगा सेल कंसिडरेशन, है ना। शेयर बेचेंगे तो खरीदने के बाद जब भैया बेचेंगे तो पैसे की प्यास बुझेगी, बेचकर पैसा आएगा, प्रॉफिट में बेचकर पैसा आएगा तो भैया सेल कंसिडरेशन। उसमें से मुन्ना मुन्नी हो याद आया होगा, शेयर फाइनेंशियल एसेट होती है और शेयर मार्केट से बिक रही है, लिस्टेड शेयर है तो इक्विटी 12 महीने के बाद बड़ी होती है, प्रेफरेंस भी 12 महीने के बाद बड़े हो जाते हैं और डिबेंचर भी 12 महीने के बाद बड़े हो जाते हैं। ये बात आप खोपड़ी में डाल चुके हैं। तो सर इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगा, उसके बाद जो कैपिटल गेन आएगा उस पे हमें क्या करना है। और अगर हमने बेचा है शॉर्ट टर्म में बेच दिया, एक साल के अंदर बेच दिया तो सिर्फ कोअलेस करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो क्या करना है सर, क्या करना है ये बात आप आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है मैं सीख ली थी। अगर शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी का मसाला डाला हुआ है, तो भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कवर होता है, याद आ गई होगी बात। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राहुल गांधी, याद आ गया होगा, 311A में कवर होता है। राइट। यानी कि इस टॉपिक के साथ ये खतरनाक 3 टॉपिक पढ़ने हैं आज, पूरा कॉम्बिनेशन में आपको करा दूंगा शेयर मार्केट का, हर्षद मेहता जी को याद करते हुए। सर शुरू करते हैं किसकी बात सर? कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट, क्योंकि हम अभी कॉस्ट के ही टॉपिक पढ़ रहे हैं सारे, तो अगर कॉस्ट को सारा का सारा एक साथ पढ़ लिया जाए तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद आगे कई टॉपिक शुरू करेंगे। सर अगर कॉस्ट की बात करें तो अगर आपने शेयर सीधा खरीदे हैं, ठीक है, कंपनी से, जिसे आप बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, अगर 12th भूले ना हो तो याद होगी होगी बात, बीएसटी में चैप्टर 9 में भी हम ये पढ़ते थे, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, समझ गए बात। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करती है, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। सेकंड हैंड शेयर बिकते हैं बाद में, तो सेकेंडरी मार्केट से बिकते हैं। ठीक है, 2 चीजें एक साथ सीख लेंगे मुन्ना, 2 चीजें एक साथ। शेयर में पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेनी है, यानी होल्डिंग पीरियड कहां से लेना है, और शेयर की कॉस्ट कितनी होगी। बहुत सिंपल है, बहुत टुच्ची बात है। पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर मैं प्राइमरी मार्केट से कंपनी से शेयर लेता हूं, जिसे आप आईपीओ भी बोल देते हैं, कंपनी से मैंने आईपीओ लिया, शेयर लिया, तो जिस दिन मुझे कंपनी ने अलॉट किया, मतलब अलॉटमेंट पे गौर फरमाइएगा, और कोई डेट दे रखी हो तो वो मत ले लेना कि इस दिन मैंने अप्लाई किया, भैया मैंने 1 जनवरी को अप्लाई किया, शेयर मुझे अलॉट हुए 3 जनवरी को आए, तो भैया हमें यहाँ पर अलॉटमेंट की डेट 3 जनवरी ही लेनी है, इसलिए अलॉटमेंट पे ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए ना बात। और मुन्ना साथ के साथ कॉस्ट कितनी होगी, अलॉटमेंट प्राइस जितने का मैंने खरीदा, यानी अलॉटमेंट प्राइस बोले तो सिंपल कंपनी से जो मैंने परचेस प्राइस था, अलॉटमेंट प्राइस ही मेरा होगा। अकाउंट में बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं।
अगर मैंने वो शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीदे तो बीच में ब्रोकर आया होगा, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, है कि नहीं बात, राइट। तो वो सेकेंडरी मार्केट से कर रहे हैं तो आपने ट्रांजेक्शन ब्रोकर के थ्रू करी होगी। तो होल्डिंग पीरियड कहां से होगा? होल्डिंग पीरियड वहां से होगा जब आपको ब्रोकर अपना एक ब्रोकर नोट, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा जिसे बोलते हैं ब्रोकर्स नोट। तो याद रखना उस दिन से, यानी जिस दिन ब्रोकर नोट मिला उस दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू करना है। किस दिन तक लेके जाना? जिस दिन सेल डेट तक, यानी कि बाइंग डेट से लेकर सेल डेट तक मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना है। उसके बाद मुझे पता लगेगा अगर 12 महीने से ऊपर हो गया मामला तो लटका, 12 महीने से नीचे है तो सटका। तो ये बाइंग डेट से सेल डेट तो है, तो बाइंग डेट कहां से होगी? पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा भैया? ब्रोकर के थ्रू खरीदा तो ब्रोकर नोट से, डायरेक्ट कंपनी से खरीदा है तो भैया डेट ऑफ अलॉटमेंट से। और मुन्ना कॉस्ट क्या होगी? एक तो जितना मैंने अमाउंट पेड किया, मान लो शेयर 100 रुपए का था, ठीक है, तो परचेस प्राइस 100 रुपए हो गया। यहाँ भी शेयर मान लो 100 रुपए का था, भैया 100 रुपए का शेयर था, ब्रो करने का 2 रुपए मेरे है ना दलाली के हो गए, यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस हो गए। तो भैया मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई 2 रुपए, जितना मेरी जेब से याद आ गया होगा ना, है कि नहीं बात, राइट। जितना मेरी जेब से पैसा चला गया तो ये होगा फिर सर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोले मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। फिर आती है बात बोनस शेयर की। भैया बोनस शेयर अकाउंट्स में भी आप करते हैं, एक के साथ एक फ्री। अरे क्या हुआ है भैया? अरे बोनस हुआ है, किसी बालक के ट्विंस हुए, ठीक है, राइट। और हमारे जैसे शेयर मार्केट के बंदे या फिर हमारे जैसे कॉमर्स के बंदे हैं ना, सीए वाले बंदे क्या बोलेंगे? कोई हमसे पूछेगा अरे भैया है ना उनके बेबी होना था, क्या हुआ? होना क्या है? अरे बोनस है, बोनस, एक के साथ एक फ्री, है कि नहीं बात? तो भैया शेयर मार्केट के बंदे तो ये बोलेंगे बोनस है एक के साथ एक फ्री। तो बोनस का मतलब क्या होता है? फ्री। अब ये बताओ, अगर कोई चीज मुझे बोनस में मिल रही है, फ्री के शेयर मिल रहे हैं, बोनस शेयर मिल रहे, तो कॉस्ट क्या होगी? भैया फ्री है, फ्री की कॉस्ट क्या होती है? फ्री की कॉस्ट होती है निल। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से शुरू करूंगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग बाय डेट क्या होगी? बाय डेट होगी डेट ऑफ अलॉटमेंट। सिंपल सर, सिंपल सिंपल सिंपल। अगली बात जो है, अगर मैंने शेयर डिफरेंट लॉट में खरीदे हैं, अगर शेयर डिफरेंट लॉट में खरीदे हैं तो सेक्शन 45 2A इसकी बात करता है। तो इसके बाद मैं आपको सेक्शन 45 2A पे लेके जाऊंगा, तब आप है ना बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे कि भैया ये फीफो क्या है और पीपो क्या है। वैसे तो आप जानते हैं, तो सेक्शन 45 2A के साथ इसको पढ़ने वाले हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट को बहुत जानदार तरीके से पढ़े। भैया एक कंपनी है जिसका नाम है बदमाश कंपनी, है ना, बदमाश कंपनी लिमिटेड। अब उन्होंने अपने राइट शेयर निकाले। राइट शेयर क्या होता है? अब भैया मान लो तुम्हारे हाथ पीले होने का टाइम आ गया, पीले, है कि नहीं बात? हाथ पीले होने का टाइम आ गया। अब जैसे ही हाथ पीले होने का टाइम आया तो भैया कार्ड छप गए तुम्हारे शादी के। अब शादी के कार्ड छपे, सबसे पहले किसको दोगे भैया? सबसे पहले किसको दोगे? अरे भैया सबसे पहले गणेश जी को, जय गणेश देवा, जय गणेश, है ना, देवारे देवा, है कि नहीं बात? सबसे पहले किसको कार्ड दोगे? गणेश जी को। उसके बाद किसको दोगे? पड़ोसी को, दोस्त को, ना मुन्ना, ना बुआ के पास ना पहुंचा, ना फूफा के पास, नहीं तो फूफा फैल जाएंगे। फूफा फैल के तुम्हें पता क्या होता शादी में। इसलिए पहले हम परिवार वालों को देते हैं। पिताजी कहते हैं भैया पहले इनके नाम लिख ले, देख भैया बुआ के पास जाना है पहले, वरना तेरी बुआ नहीं आएगी, फिर फैल जाएगी बहुत बुरी तरीके से ना। फिर भैया चाचा के पास, फिर इनके पास, फिर दूर के नाना नानी है, पापा के कजन बदल, इन सबके पास जाएगा। यानी पहले हम देते हैं परिवार वालों को, यानी कि फैमिली को। उसके बाद बाहर वालों का नंबर आता है। बाहर वाले पड़ोसी हो गए, चिंटू आज की शादी मेरी, है कि नहीं, चिंटू मिंटू हो गए, फिर इनका नंबर आता है। तो भैया अगर मैं पहले अपने घर वालों को ही कार्ड दूंगा तो यही बात भैया कंपनी में भी लगती है। कंपनी की शादी का मतलब कंपनी ने इशू किए राइट शेयर बोले तो कंपनी ने इशू किए सर राइट शेयर, एक ऐसे शेयर जिसपे अधिकार है किसका? सबसे पहला। राइट का मतलब फर्स्ट अधिकार, ठीक है ना। तो सबसे पहला अधिकार है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, घर वालों का। तो भैया शादी के कार्ड पर जैसे घर वालों का अधिकार है, ऐसे ही राइट शेयर, जब भी कंपनी दोबारा से शेयर इशू करती है तो राइट शेयर इशू करती है, तो सबसे पहले अधिकार होता है किसका? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब भैया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है ना, राइट, तो भैया उसका नाम, मान लो चलो मैं ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, ठीक है ना। अब मेरे पास राइट शेयर का एक ऑफर आया,
ऑफर ऐसे आता है, कुछ चिट्ठी ऐसे आती है मुन्ना, ऐसे दिख रही है ना, ऐसे कुछ चिट्ठी आती है, ठीक है, उस पर लिखा होता है राइट शेयर ऑफर। अब मेरे पास चिट्ठी आई है, गाने निकल जाता है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के पास। मजा आ गया सर। देखो क्या लिखा है, जिसके पास ये चिट्ठी होगी उसे शेयर 80 का मिलेगा। फिर मैंने कंपनी को कॉल किया, हेलो, हाँ बदमाश कंपनी, हाँ जी, अरे जी भैया ये चिट्ठी आई है कि जिसके पास एक शेयर है उसे शेयर, जिसके पास एक चिट्ठी है उसे शेयर 80 का मिलेगा, वरना वैसे कितने का है। कंपनी ने बताया वैसे भैया, ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, वैसे शेयर ये मार्केट में 100 का लॉन्च होगा, 100 का लॉन्च होगा, पर आपको कितने का मिलेगा, 80 का। तो इसलिए क्योंकि आप हमारे घर वाले हैं, घर वालों को सस्ता मिलना चाहिए, तो आपका ये पहला अधिकार है, हम आपको शेयर इशू करेंगे 80 में, जिसकी वैल्यू कल होगी 100 रुपए, यानी जो हम लॉन्च करेंगे शेयर मार्केट में, या हम पब्लिक को बेचेंगे, बाहर वालों को बेचेंगे, चिंटू मिंटू को बेचेंगे 100 रुपए में। मुझे ऑफर बढ़िया लगा, ये बढ़िया था गुरु, है कि नहीं बात। तो भैया मुझे ऑफर बढ़िया लगा, मैंने बोला ठीक है, मैं इस ऑफर को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, अवेल करता हूँ, ऑफर एक्सेप्टेड। अब भैया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मैं था, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सुनना बहुत मजेदार, ध्यान से बात, ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट किया तो मेरे लिए कॉस्ट क्या बनी, दो बातें हुई, ठीक है, मेरे लिए कॉस्ट क्या बनी, एक्सेप्ट करती, मेरे लिए कॉस्ट, मेरी जेब से कितना पैसा गया, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बनी सर, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनी 80 रुपए, क्योंकि मैंने झट से ये शेयर खरीद लिए, क्योंकि कल जब ये लॉन्च होंगे तो 100 पे लॉन्च होंगे तो 100 का बेच दूंगा, 20 रुपए पर शेयर का मुनाफा हो गया। 80 रुपए पर शेयर इनटू जितने मैं शेयर खरीदूंगा या जितने वो मुझे ऑफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर, राइट, यानी कि उन्होंने कहा 100 शेयर का भैया आपको राइट शेयर मिलेगा, तो भैया 80 इंटू 100 हो जाएगा। अब अगर मैंने 80 का खरीद लिया तो दूसरा सवाल ये आता है सर अलॉटमेंट डेट क्या होगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से होगा, तो सर पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा फ्रॉम अलॉटमेंट डेट, फ्रॉम अलॉटमेंट। उम्मीद है साथ साथ लिख लिया गया होगा। सर मुझे आ गया सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है, राइट शेयर के बारे में हम समझ चुके हैं। अब मुन्ना फिर से चिट्ठी आई, प्रेम पत्र आया, फिर से चिट्ठी आई है, फिर से लिखा था राइट इशू ऑफर, राइट इशू ऑफर, है ना। फिर से ये चिट्ठी दोबारा है, जिसपे क्या लिखा था, जिसके पास ये चिट्ठी होगी उसे शेयर 80 का मिलेगा, और मार्केट में ये शेयर कल को 100 का लॉन्च किया जाएगा। तो बताओ, खेलना है तो खेलो, वरना गेट आउट, जल्दी से खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो हम बाहर वालों को बेचे, चिंटू मिंटू को बेचे। अब भैया तुम प्यारे से बाला, तुम मेरे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट थे, है ना, बहुत बहुत ज्यादा प्रिय। मैंने तुम्हें कॉल करी, मैंने कहा ओ बेटा जी, है ना, तो भैया तुमने, बालक ने फोन उठाया, सर क्या बात होगी सर, आज आपने हमारे कैसे कॉल कर ली सर हमारे भाग्य खुल गए सर आज तो। अरे मैंने कहा यार मेरे पास एक ऑफर है यार। मैं सर बताओ सर, कुछ नुकसान वाला तो नहीं है। आप कह रहे सर लुटवा मत देना सर, पैसे बहुत है नहीं मेरे पास, कमी है। मैंने कहा भाई सुन तो लो भाई, सुन तो लो, बिना सुने ही पहले ही। हाँ सर बताओ। मेरे पास एक चिट्ठी आई है, मैंने चिट्ठी दिखाई, देखो भाई मेरे पास एक चिट्ठी आई है, इस पे लिखा है जिसको भी शेयर मिलेगा वो 80 रुपए का ले सकता है, जिसके पास भी चिट्ठी है वो चिट्ठी लिया है हमारे पास कंपनी के पास, 80 रुपए का शेयर ले जाए। ठीक है, मैंने कहा हाँ सर, तो मजे आ गए आपके। मैंने कहा पता है कल ये शेयर कितने का लॉन्च होगा, कल ये शेयर या परसों शेयर जब भी मार्केट्स में लॉन्च होगा, अब ये शेयर मार्केट में लॉन्च होगा 100 रुपए का, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जैसे मार्केट में लॉन्च हो तो 20 का बिकता है, वेट कर लो, सोचता है 105 110 का हो जाए, मजे आ जाएंगे। 20 रुपए का तो शॉर्ट प्रॉफिट है। और भैया 100 शेयर अगर कंपनी दे रही है तो 100 इंटू 20, है कि नहीं बात, 2000 रुपए चंद घंटों में तुम्हारे। अरे सर तो बढ़िया बात है सर। हाँ सर बताओ क्या करना है। मैंने कहा तुम ले लो, मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि भैया एक काम करो, मैं तुम्हें ये चिट्ठी मैं तुम्हें, है कि नहीं बात, सेल कर देता हूँ, तुम इसको ले लो। तो कह रहे हाँ सर मेरे को दे दो। मैंने कहा ओ मुन्ना, फ्री में ना आए, दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं आती। चढ़क के ने तो बोला आपकी दोस्ती भी, घनिष्ठ दोस्ती भी फ्री में नहीं होती, दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं आती। मैंने कहा देख 80 का शेयर मिलेगा, ठीक है, 100 रुपए का मार्केट में लॉन्च होगा, 20 रुपए का फायदा होगा। तो एक काम करते भैया, मैं ये चिट्ठी तुम्हें दूंगा मुन्ना
₹10 पर शेयर पे, ₹10 पर शेयर। मान लो 100 शेयर का लॉट है तो एक शेयर पे ₹10, मेरे को ₹1000 दे दो, चिट्ठी खरीद लो। तुमने कहा सर 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 रुको सर, पापा से पूछ के बताता हूँ, है ना। आपने तो बढ़िया कीमत बोल दी। मैंने कहा बढ़िया कीमत नहीं है भैया, सीधी बात, लो मेरे पास चिट्ठी मेरे पास है, तुम ₹10 शेयर में खरीद लो, जब मार्केट में लॉन्च होगा तो बेच देना, तो 10 का प्रॉफिट हो जाएगा। तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मुन्ना ये वाले पॉइंट पे समझना, बालक ने ये ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बालक ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मैंने चिट्ठी बेचने को क्या बोला था, चिट्ठी बेचने को बोला जाता है मैंने अपना राइट रिनाउंस कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। मैंने जो अपना राइट है, अब मैंने जो अपना राइट है वो क्या कर दिया, राइट मैंने रिनाउंस कर दिया, राइट मैंने रिनाउंस कर दिया। इसे बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। ठीक है, राइट तुम्हें रिनाउंस कर दिया। अब तुमने, मैंने जो राइट रिनाउंस किया वो तुमने एक्सेप्ट किया। अब सुनना बहुत खतरनाक बात, अब फिर से दो बातें सामने आएंगी तुम्हारे लिए। पहले तुम्हारे लिए बात कर लेते हैं, तुम्हारी कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, तुम्हारी कॉस्ट कितनी, तुम्हारी जेब से कितना पैसा गया। सर एक तो साफ साफ दिख रहा है, जो आपने हमसे खींच लिया मजे मजे में सर, वो तो हो गया सर ₹10। चिट्ठी जो तुमने खरीदी वो तो ₹10 की हो गई। ठीक है, बस ये तो कॉस्ट हुई। नलायको, खाली ये थोड़ी हुई भाई, साथ में ₹80 कंपनी को नहीं देने पड़ेंगे। जब चिट्ठी लेके पहुंचोगे कंपनी के पास, तो कंपनी कहेगी भैया जिसके पास चिट्ठी है उसे 80 का शेयर मिलेगा, लाओ ये चिट्ठी दो और ₹80 निकालो और शेयर 80 का ले जाओ। तो ₹80 पर शेयर कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है ना, ₹10 पर शेयर तो चिट्ठी के हो गए, और ₹80 पर शेयर आपकी, है ना, कंपनी को दिए हुए पैसे हो गए। तो तुम्हारी जेब पे कितना खर्चा हुआ, तुम्हारी जेब पे हुआ ₹90 पर शेयर। तुम्हारी जेब पे कितना खर्चा आया सर, तुम्हारी जेब से कॉस्टिंग लगी ₹90 पर शेयर। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, है कि नहीं बात। और पीरियड ऑफ होल्डिंग तुम जानते ही हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से होगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब कंपनी आपको शेयर इशू करेगी तो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी अलॉटमेंट डेट, जब कंपनी ने अलॉटेड बाय कंपनी ने अलॉट किया। उम्मीद है पूरा एसआर के बहुत बड़े तरीके समझ में आ गया होगा। एक चीज रहेगी सर, एक चीज इस बढ़िया तरीके से मजेदार बात में एक चीज छूट गई सर। ये जो मैंने तुम्हें चिट्ठी बेची, ये जो मैंने तुम्हें चिट्ठी बेची ₹10 पर शेयर में बेची, इसे जब बेचा गया तो भैया मेरे पास ₹10 भी तो प्राप्त हुए रिनाउंसमेंट के साथ के साथ इस केस में मेरे को कितने रुपए रिसीव हुए, राइट अंकुर, इसलिए लगाया ना मैंने एरो, रिसीव्ड ₹10, है ना, पर शेयर ऑफ रिनाउंसमेंट राइट, तो भैया ये भी तो मेरे पास चिट्ठी शेयर बेच के पैसा है, शेयर की चिट्ठी बेच के पैसा है। तो इसको फाइनेंस में साहब ने बोला सर जी ये ₹10 आपके फिक्स्ड हैं, क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर ये आपके क्या फिक्स हो गए, बिल्कुल धनाधन फिक्स हो गए, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो बच्चे कई बार यही गच्चा खा जाते हैं, ये मत भूल जाना। जो मुझे प्राप्त हुए अपना रेनाउंस बेचकर ₹10 प्राप्त हुए, वो मेरे लिए हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तीन कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से हम सीख चुके हैं। पहला, ₹80 में, है ना, मैंने वो एक्सेप्ट किया, ठीक है सर। दूसरा, मैंने चिट्ठी रिनाउंस करी, बेची, राइट, और तुमने उस चिट्ठी को खरीद लिया, तुम्हारे लिए बात है। अगर तुमने उस चिट्ठी को खरीदा तो मुझे ₹10 प्राप्त हुए, ₹10 की प्राप्ति मेरे लिए क्या बनी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनी पर शेयर। तीनों शानदार तरीके से मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ। बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर। ये लिखी कैसे है बात, है ना, उम्मीद है बना लिया होगा आपने। अब बच्चे कई बार गच्चे खा जाते हैं, ये लिखी कैसे बात, देखो। पहली बात, राइट शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग कौन हो गया भैया, मैं हो गया, मैं अंकुर सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गए, मुझे राइट शेयर मिले। ऑफर प्राइस कितने पे, ऑफर प्राइस कितना था सर, ₹80। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से गिनेंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। दूसरी बात, राइट शेयर एक्वायर्ड बाय पर्सन बाय द वे ऑफ रिनाउंसमेंट।
राइट शेयर को रिनाउंस कर दिया, इसलिए हाईलाइट भी हो रहा है, बोल्ड भी हो रहा है। तो रिनाउंसमेंट में किसकी बात आ रही है? तुम्हारी बात। रिनाउंसमेंट में किसकी बात आई मुन्ना? तुम्हारी बात। ये मेरी बात थी पॉइंट नंबर 4, गलती से पॉइंट 6 हो गया है, इसे 5 कर लेंगे। ये तुम्हारी बात है। तुम्हारी जेब पे कितनी कॉस्टिंग पड़ी? ऑफर प्राइस 80 रुपए और अनाउंसमेंट के चिट्ठी के जो पैसे दिए 10 रुपए, तो तुम्हारी जेब पे बोझ पड़ा कॉस्ट का 90 रुपए पर शेयर इज तुम्हारी गोवा हो गई। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से गिनेंगे? जब कंपनी तुम्हें शेयर अलॉट करेगी। मजा आएगा सर। रिनाउंसमेंट ऑफ राइट जिसने किया है ना, उस बंदे को जो पैसे मिले, ये हो गई मेरी बात, ठीक है ना, ये हो गई मेरी बात, जिसको पैसे मिले। कितने रुपए मिले सर? कितने रुपए मिले? 10 रुपए पर शेयर मैंने चिट्ठी सेल करी। किसकी बात कर रहे हैं सर? सेल ऑफ चिट्ठी, ठीक है ना, चिट्ठी सेल करी। तो क्या लिखी है बात? होल्डिंग पीरियड डेट ऑफ सच राइट इज डेट ऑफ रिनाउंसमेंट, यानी कि जिस दिन मुझे मिला ऑफर, जिस दिन मिला राइट शेयर का और मैंने तुम्हें रिनाउंस कर दिया, तो 3-4 दिन में खेल हो जाता है ये। इसलिए ब्लू पेन से हाईलाइट है ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा बताओ, ये जो चिट्ठी मुझे मिली जो मैंने तुम्हें बेची है ना, चलो यहां लिख देता हूं, ये जो चिट्ठी मुझे मिली जो मैंने तुम्हें 10 रुपए में बेची, ये चिट्ठी मुझे कितने में मिली? ये जो मुझे राइट शेयर मिले कि भैया तुम्हें 80 रुपए का मिलेगा, ये राइट शेयर की चिट्ठी मुझे कितने रुपए में मिली? मुझे कितने रुपए में मिली भैया? अब अगर बुआ जी को बोलो, बुआ जी शादी का कार्ड कितने रुपए में मिला, तो भैया पटक पटक के मारेंगे, तो पटक पटक के। कोई रिश्तेदार को बेचोगे क्या शादी का कार्ड? भैया अक्षय कुमार की तरह, भैया मेरी शादी है कि नहीं, बात जरूर आना है, पिताजी बोल गए थे कि नहीं, 100 रुपए जरूर लेके आइए लिफाफे में डाल के। भैया मेरी शादी है, 100 रुपए जरूर लेके आइए लिफाफे में डाल के, खाना मिलेगा बहुत बड़े, 100 रुपए जरूर लेके आइए लिफाफे में डाल के। तो ऐसे क्या शादी कार्ड बेच रहे हो? तो बुआ जी क्या बोलेंगे, कितने में मिला शादी का कार्ड? पागल हो रहे, फ्री में मिला। ऐसी मैं कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मेरा अधिकार है, मुझे राइट दिया गया है, कंपनी मुझे राइट शेयर इशू करेगी। तो जब राइट शेयर इशू करेगी तो मुझे राइट शेयर की चिट्ठी कितने में मिलेगी? सर राइट शेयर की चिट्ठी मुझे फ्री में मिलेगी। तो राइट शेयर की चिट्ठी जब मैंने बेची तो उसकी कॉस्ट कितनी थी मेरे लिए? सर उसकी कॉस्ट निल थी, क्योंकि चिट्ठी फ्री में मिलती है। सपनों में मिलती है, कुड़ी मेरी सपनों में मिलती है, वैसे चिट्ठी भी फ्री में मिलती है। इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल एसेट आपने विदाउट एनी पेमेंट एक्वायर की है, जिसके लिए आपने पेमेंट नहीं की, कोई भी ऐसी एसेट जिसके लिए आपने पेमेंट है कि नहीं बात नहीं दी, यानी कि जैसे मान लो कंपनी ने कुछ डिबेंचर आपको फ्री में दे दिए, गिफ्ट कर दिए, है ना, तो भैया आपको कोई भी चीज फ्री में अगर मिल रही है तो कोई कहने वाली बात नहीं, कोवा उसकी निल होगी। और जब वो शेयर या सिक्योरिटी कह दो या डिबेंचर कह दो जो आपको मिलेंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट उसकी डेट मानी जाएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से गिना जाएगा। बोलो सर बात में आ चुकी है? यानी मुद्दे के पॉइंट जो है वो ऊपर से लेकर नीचे 7 पॉइंट तक ही है। 8वां पॉइंट कोई इतना खास नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज फ्री मिल रही है तो वो कॉस्ट उसकी निल मानी जाती है। सर बीच में आपने एक पॉइंट कह रहे थे सर, वो एक पॉइंट ये था कि फीफो मेथड क्या है, तो चलो मुन्ना फीफो की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई और बहनों, ये देखो 45(2)(a कुछ खास सेक्शन नहीं है, सिंपल सा सेक्शन है, राइट। ट्रांसफर ऑफ शेयर, बात आ गई ना शेयर की। ट्रांसफर ऑफ शेयर हेल्ड एज डिपॉजिटरी। सर डिपॉजिटरी कौन है? सर डिपॉजिटरी बैंक है, बैंक शेयर का बैंक, यानी जैसे मुन्ना आपके पास पैसे हैं तो आपने अपने पैसे को जमा किया बैंक के पास, ठीक है मुन्ना, राइट। पैसे आप बैंक के पास जमा किया, वो बैंक आपको कौन हो सकता है? मान लो SBI हो गया, मान लो सरकारी बैंक, या मान लो PNB हो गया। ऐसे ही ठीक है, मेरे पास कुछ शेयर्स है, तो शेयर्स मेरे घर पे फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, पैसे की तरह मेरे घर में फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, बैंक में जमा होते हैं, राइट। मेरे पास तो दिख रहा था मेरे पास इतना पैसा है, तो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, जिसे बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन, ये आप जानते हैं, 12th में हमने पढ़ा है। तो शेयर जिस बैंक में पड़े होते हैं, मेरे शेयर जिस बैंक में पड़े हैं उस बैंक को बोला जाता है
NSDL और CDSL, NSDL और CDSL, यानी कि जैसे PNB बैंक है, SBI बैंक है, ऐसी शेयर्स के बैंक को बोलते हैं NSDL और CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये इनके क्या है, बैंक है, ठीक है ना, राइट। अब इनके पास ये जो शेयर का बैंक है, इनके पास शेयर कैसे पहुंचते हैं, ब्रोकर के थ्रू, ये तो आप जानते हैं, ब्रोकर के थ्रू आप शेयर खरीदते हैं। अब बैंक के पास मेरे सारे शेयर जमा है, तो भैया ये बताओ, अगर बैंक के पास आपके पैसे जमा है तो बैंक आपको क्या नाम देता है, बैंक आपको नाम देता है अकाउंट होल्डर, क्योंकि आप बैंक के क्या है, सेविंग अकाउंट होल्डर है, सेविंग के खाते में पैसे पड़े हैं, तो आप हो गए अकाउंट होल्डर, आप हो गए अकाउंट होल्डर। आपको पासबुक दे दी जाएगी, भैया आप इस बैंक के इस कस्टमर नंबर पे, इस आईडी नंबर से आप हमारे बैंक के ग्राहक हैं, यानी आप हमारे बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, आपका अकाउंट हमारे खाते में, हमारे बैंक में खुला हुआ है। अब शेयर मार्केट में जो NSDL और CDSL जैसे बैंक के पास मेरा शेयर जमा है, पैसा जमा नहीं है, मेरे शेयर जमा है बहुत सारे, तो भैया NSDL CDSL को क्या बोला गया, NSDL CDSL को तो बोल दिया गया डिपॉजिटरी, जिसके पास पैसा जमा है। मुन्ना मुझे इस प्यार को क्या नाम दोगे, इस प्यार को क्या नाम दोगे भैया, इस प्यार को क्या नाम दोगे, तो भैया मेरा नाम होगा बेनिफिशियरी होल्डर। क्या नाम होगा मुन्ना, मेरा नाम होगा बेनिफिशियरी होल्डर। यानी कंपेयर करके देखो, बहुत सिंपल सी बात है, सीधी बात है ना, बिना किसी टेंशन के। सर पैसे की जगह, मुन्ना मुन्नियो, पैसे की जगह क्या जमा होना है, पैसे की जगह शेयर जमा होने हैं, ठीक है। PNB SBI की जगह NSDL CDSL है, NSDL CDSL को बोला जाता है डिपॉजिटरी। बैंक में जब मैं जाता हूं तो मुझे क्या बोला जाता है, बैंक मुझे बोलता है यू आर अकाउंट होल्डर। NSDL CDSL क्योंकि मैंने शेयर जमा रखता है तो मुझे अकाउंट होल्डर नहीं बोला जाता, बेनिफिशियरी होल्डर बोला जाता है, यानी कि जो शेयर बेचेगा उससे बेच के जो पैसा आएगा वो उसका बेनिफिशियरी होगा, आप उसके बेनिफिशियरी होंगे, इसलिए उसको बोला जाएगा बेनिफिशियरी होल्डर। बोलो सर बात में आ चुकी है, मजा आ चुका है, बोलो हाँ मजा आ चुका है। अब सर फीफो मेथड का चक्कर है, देखो अभी बताते हैं क्या चक्कर है। अगर आप शेयर को सेल करते हैं, ठीक है ना, डिपॉजिटरी NSDL CDSL के थ्रू नॉर्मली डीमेट अकाउंट से सेल करते हैं, तो जो बेनिफिशियरी ओनर है, बेनिफिशियर ओनर की वो इनकम मानी जाती है। NSDL और CDSL बैंक की इनकम नहीं मानी जाती, ये बेनिफिशियरी आप है, आपकी इनकम मानी जाएगी। कोआ कहां से लेनी है, ठीक है, सेल प्राइस तो देखो क्वेश्चन में, कोआ कहां से लेनी है, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है फीफो मेथड से, और फीफो मेथड हर एक लॉट पर है ना, ईच अकाउंट बोले तो हर एक लॉट पर इंडिपेंडेंटली लगता है। सर ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे, एक बार है ना एग्जाम्पल हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो लो मुन्ना मुन्नी हो, क्या छोटी बात कर दी तुमने, लो अभी एग्जाम्पल लो। अब देखो सुनना ध्यान से, मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होती है ये अगले स्टेप में बताऊंगा, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझो। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मान लो अप्रैल 2010 में 100 शेयर लिए, 100 शेयर बाय किए, ठीक है सर, हाँ सर बात समझ में आ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के, यानी कंपनी नहीं बदली, मैंने कंपनी सेम रखी है मुन्ना, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैंने जुलाई 2016 में 300 शेयर बाय करे, तो इसको मैंने पता क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया, ये हो गया मेरा 100 शेयर का लॉट 1, ये हो गया मुन्ना 100 शेयर का, 300 शेयर का लॉट 2। और फिर मैंने मुन्ना रिलायंस इंडस्ट्री के ही है ना, लेट से सितंबर 2020 है कि नहीं बात, सितंबर 2020 में 500 शेयर और बाय कर लिए, ठीक है ना। तो ये कहलाया गया मेरा सेम कंपनी का लॉट नंबर 3। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने भैया अपने प्रीवियस ईयर में या आपके डियर प्रीवियस ईयर में ये शेयर मान लो कितने हो गए, 500, 600, 700, 800, 900, मैंने इसमें सुनना ध्यान से, मैंने इसमें से 800 शेयर सेल कर दिए। कितने शेयर सेल कर दिए, 800 शेयर सेल कर दिए मुन्ना, 800 शेयर सेल कर दिए।
अब जब मैं 800 शेयर सेल करने की बात कर रहा हूं, 800 शेयर सेल करने की बात कर रहा हूं, तो 800 शेयर मैंने किस में से बेचे होंगे? क्वेश्चन ये उठता है 800 शेयर मैंने किस में से बेचे, 800 मैंने किस लॉट में से निकाले, किस लॉट में से बेचे, किस लॉट में से बेचे। ठीक है, 800 पूरे करने हैं ना, तो क्या मैंने 500 ये ले लिए, 300 ये ले लिए, खत्म कहानी। आए क्या मैंने 100 ये लिए, फिर 500 ये लिए, फिर 100 मैंने 2010 वाले ले लिए, 500 मैंने कितने 2020 वाले ले लिए 600, और 200 उसमें से ले लिए 16 वाले में से। ना मुन्ना ना, 45 2A ने क्या बोला, 45 2A ने बोला मुन्ना मुन्नियो, भैया शेयर जब बेचोगे तो उल्टे सीधे मेथड मत लगाना, फीफो मेथड लगा लेना, फीफो मेथड लगा लेना, फीफो मेथड लगा लेना। फीफो मेथड बोलते जो पहले खरीदा होगा मैं मानूंगा वही पहले बेचा होगा, राइट। तो मुन्ना कितने लॉट है सर? 3 लॉट है, 3 लॉट है तो ये क्वेश्चन भी 3 बनेंगे, 3 लॉट है तो क्वेश्चन भी 3 बनेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे करूंगा? पहले लिखूंगा लॉट नंबर 1, फीफो मेथड लगाना है, 800 बेचे, 800 में से 100 तो ये वाले चले गए, 100 ये वाले पूरे पूरे चले गए, ठीक है। अभी 700 और बचे तो 300 ये चले गए, राइट। तो लॉट 2 पूरा का पूरा बिक गया 300 शेयर्स का। फिर मुन्ना लॉट 3 की कैलकुलेशन करूंगा। अब 300 400 और बेचने, तो 500 में से ही, तो मुन्ना 500 में से ही लॉट 3 में से 400 गए, मुन्ना 400 गए, तभी तो 800 बैठेंगे। अब टोटल 800 हो रहे हैं नहीं हो रहे, गिन लो, 100 और 300, 100 और 300, 400 400 800, टोटल 800 शेयर की मुझे बिकवाली करनी है, यानी कि बेचने हैं। अब ये जो लॉट है ना, अब इस लॉट को फीफो मेथड के थ्रू बोला गया कि भैया ये मैंने किस मेथड से अप्लाई किया है, एज पर सेक्शन 45 2A इट इज थ्रू फीफो मेथड, राइट। अब क्या करना है? अब जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, अभी अब मैं जैसे आपको सिखाऊंगा बिल्कुल वैसे ही इसमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। स्टेप नंबर 1 आपको पता ही हमेशा सेम ही होता है, एज पर सेक्शन 214 कैपिटल गेन का पौधा, सेक्शन 214 share is an asset. As per section 242A, shares are listed on recognized stock exchange, then it will become latka. It will become latka if it's hold for more than 12 month, hold for more than 12 month, है कि नहीं बात? लटका if hold for more than 12 month। हम मुन्ना गिन लेंगे भैया, पहला लॉट कब खरीदा, तो यही लिख देता हूं भैया, पहला लॉट मैंने खरीदा था 2010 में, दूसरा लॉट कब खरीदा 2016 में, तीसरा कब खरीदा 2020 में। तो मुन्ना इस तरीके से हम है ना लिखते चले जाएंगे, राइट। 2010 से अपने प्रीवियस ईयर तक, है ना, 12 महीने से ज्यादा है, मोर देन 12 मंथ, तो ये हो गया भैया लटका, इसे लटका सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे भी है ना, मोर देन 12 मंथ, राइट, ये हो गया भैया हमारा लटका। इस तरीके से हमें हर उसको सॉल्व करना है, देखना है लटका है या सटका है। अब अगर लटका है तो क्या करोगे? अगर लटका है तो भैया इंडेक्सेशन होगा, ठीक है, राइट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, यानी कि पहले मैं क्या लिखूंगा, सेल प्राइस। भैया तुमने 100 शेयर जितने के बेचे, 100 शेयर इंटू सेलिंग प्राइस, यहाँ कितने बेचे 300, 300 शेयर इंटू सेलिंग प्राइस, यहाँ कितने बेचे 400, 400 शेयर इंटू 1 शेयर का सेलिंग प्राइस, जो भी दे रखा होगा। फिर क्या करूंगा, फिर माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या तो शॉर्ट टर्म है तो कोआ, लॉन्ग टर्म है तो इकोआ। कोआ अभी सिखाता हूँ कैसे होगा। और फिर क्या आ जाएगा, इंप्रूवमेंट शेयर्स में कोई नहीं होती, राइट। अगर हाँ कोई एक्सपेंस ऑन सेल है, एक्सपेंस ऑन सेल है तो भैया वो साथ में लिख देंगे, और फिर भैया ये गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर शॉर्ट टर्म है तो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस तरीके से गेन आ जाएगा। और फिर सेक्शन 112A 111A का खेल शुरू होगा। तो मेरे दोस्तों बात समझ आई होगी किस तरीके से मुझे फीफो मेथड को अप्लाई करना है, और किस तरीके से मुझे बढ़िया तरीके से क्या बनाने हैं, लॉट बनाने हैं। लॉट 1 100 शेयर, लॉट 2 300 शेयर, लॉट 3 400 शेयर, टोटल 800 कर मैंने बेचे हैं। और पर शेयर की वैल्यू, जैसे अकाउंट से पर शेयर की वैल्यू निकालते हैं ना, एक शेयर कितनी है, तो भैया एक 100 शेयर इंटू 1 शेयर का सेलिंग प्राइस, 100 शेयर इंटू 1 शेयर का सेलिंग प्राइस,
है ना, 400 शेयर इंटू 1 शेयर का सेलिंग प्राइस। कॉस्ट में भी क्या होगा, कॉस्ट में भी क्या होगा, 100 शेयर जितने के मैंने खरीदे इंटू कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, राइट। 300 शेयर जितने खरीदे इंटू कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, और 400 शेयर खरीदे मैंने तो 400 शेयर इंटू कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। बिल्कुल अकाउंट्स की तरह शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर अब सीखते हैं, चलते हैं कैसे मुझे लटका सटका निकालना है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। मेहता जी ने तो ये कह दिया कि अपने साथ ऐसे संयोजनों को जोड़ना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार हो। भैया वो भैया 100% दे देंगे अपना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेहता जी आपको साथ में ये बताना पड़ेगा, शेयर बेच के जो कमाई हो रही है ना, जो मजा ले रहे हो, उस पे कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, उसका इंडेक्सेशन कैसे होगा, ठीक है, उसकी कोवा इकोवा कैसे घूमेगी फिरेगी, हाँ कि नहीं। अरे भैया भैया तो मजा आने वाला, देखे जानदार जानदार। सबसे पहले देखिए भैया मैं क्या करूंगा, मैं भैया सोना इधर से, मैं भैया आलू इधर से डालूंगा, एक तरफ से आलू डाला, एक तरफ से सोना निकला, एक तरफ से आलू डाला, एक तरफ से सोना निकला, गया, गॉन, खत्म, टाटा, बाय बाय। हाँ जी, ये आपने राहुल गांधी जी पढ़े हैं सेक्शन 111A, सेक्शन 111A ब्रेकअप पार्टी में यादें ताजा हो गई होंगी। यादें ताजा कर लो वरना। क्या था सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, या और साथ में इस बार जुड़ जाएगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज पहले दे चुका हूँ। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें हमारा इक्विटी में पैसा घुसाया जाता है, जिसमें हमारा इक्विटी में पैसा डाला जाता है, उसे बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। याद आ गया होगा, राहुल गांधी जी है ना, मम्मी 20% लेती थी, कह दो ना यार बहुत सोनिया, तो मैं लूंगा फ्लैट 15% टैक्स, फ्लैट 15% टैक्स। जो ब्रेकअप पार्टी में राहुल गांधी जी पढ़े थे, हमने 2 ब्रेकअप पार्टी में राहुल गांधी जी पढ़े थे, वो यहाँ से आए, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में से आए। सर याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया, मजा आ गया सर। अच्छा वो यहाँ से आए थे, है ना, टैक्स 15% फ्लैट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इक्विटी शेयर। और 111A मैं आपको कई बार डिडक्शन में भी हमने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, राइट। 2 शर्तें याद कर लो आज, साथ में 2 शर्तें याद कर लो। फ्लैट 15% टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट 15% टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट 15% टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बिके हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बिके हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमारे रिकॉग्नाइज आपको पता ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। दूसरा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे कर दिया हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे कर दिया हो, है ना, STT, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। ये एक तरह का टैक्स होता है, इनकम टैक्स नहीं होता, ये सिक्योरिटी पे लगाने वाला टैक्स होता है। STT पेड हो चुका हो, STT पे हो चुका हो। प्रैक्टिकली STT ऑलरेडी पेड हो ही जाता है जब आप डीमैट अकाउंट के थ्रू, यानी मोबाइल वॉलेट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू क्या करते हैं, शेयर सेल करते हैं या शेयर बाय करते हैं। सेल और बाय करने पर ऑटोमेटिकली ऐप में ही इनबिल्ट, है ना, सॉफ्टवेयर है आजकल जो STT लगा देता है, हमें इसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कट जाता है। प्रैक्टिकली तो 100% हर शेयर पे कट ही जाता है, ठीक है। दोनों बातें पूरी हैं सर, दोनों बातें प्लस में है, हम साथ साथ गाना गाते हुए। एक तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, RSE शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, एक तो RSE रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, RSE से शेयर बिके हो और STT पे हो चुका, STT पे हो चुका। अगर ये दोनों शर्तें पूरी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो बिना सोच समझे 15% टैक्स देना है। सर अगर ऐसा हो गया कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर ना खरीदे हो, है ना, यानी कि रिकॉग्नाइज से ना खरीदे हो, जो अनरिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज स्टेट वाले, है ना, उनसे खरीदे हो, या STT ना पे किया हो, क्वेश्चन में अगर मान लो STT ना पे किया हो, मान लो अगर तुमने ये शर्त तोड़ दी मुन्ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आएगा,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी शेयर पे आएगा, ये शेयर तोड़ने पर 15% टैक्स नहीं लगेगा। देन इफ कंडीशन ओवररूल्ड या कंडीशन ब्रोकन, देन स्लैब रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। देन स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा इफ दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मुन्ना तैयार है ना स्लैब रेट से टैक्स देने के लिए। ठीक है सर, बात समझ चुके हैं। एग्जाम में कंडीशन पूरी करेगा ही तो फ्लैट 15% राहुल गांधी जी को आप हमेशा याद रखेंगे। अब सर 112A याद आ गया ना, ये भी हमारे है ना ब्रेकअप पार्टी में थे, ये भी हमारी ब्रेकअप पार्टी में शामिल थे, जिसमें मैं लिखवाया था आपको टैक्स देना है मुन्ना, टैक्स देना है 10% अबव 1 लाख, टैक्स देना है 10% अबव 1 लाख, टैक्स देना है 10% इफ प्रॉफिट अबव 1 लाख, इफ प्रॉफिट अबव 1 लाख। यहां से हाँ, ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जहां ये उदासी की स्माइली बन रही है ना सर, ये रो क्यों रहा है बेचारा, ये चीचे रो क्यों रहा है, ये बात आप जानती हैं। ब्रेकअप पार्टी में याद करना डिडक्शन किसको मिलती है, ये हमने डिडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया था, ब्रेकअप पार्टी में भी पढ़ लिया था, और यहाँ फिर से पढ़ लो। जीटीए की ब्रेकअप पार्टी होती है, डिडक्शन सिर्फ घर वालों को मिलती है, यानी कि डिडक्शन चैप्टर 6A की डिडक्शन, चैप्टर 6 से बोले तो 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन याद आ गया होगा। 112 है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं घटाते, 111A में से नहीं घटाते, याद आ गया नहीं आ गया सर, 112A से भी नहीं घटाते, यानी कि रिडक्शन किसको मिलती है, रिडक्शन मिलती है सिर्फ और सिर्फ घर वालों को, यानी कि रिडक्शन घटाते हैं ओनली फ्रॉम बैलेंस अमाउंट। हाँ सर, याद आ चुका है, ब्रेकअप पार्टी में हम सीख चुके हैं, इसलिए उदासी बन रही है भैया, 80C की रिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है तो। अब आती है बात सर, सेम बात देखो, सेम टू सेम, दोनों बात सेम टू सेम जैसा हमने ऊपर पढ़ा सर, सेम टू सेम है। यानी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर किया है, तो आपने नेशनलाइज है ना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बेचे हो और एसटीटी पे किया हो, सीधी बात, नो बकवास, जो ऊपर थी वही बात नीचे है। रिकॉग्नाइज आरएससी से शेयर बेचे हो, एनएससी बीएससी यानी कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, और एसटीटी पे कर दिया गया हो। 10% टैक्स कब देना है, 10% टैक्स कब देना मुन्ना, 10% टैक्स कब देना है, एक्सीड, जो मैंने हाईलाइट कर रखा ब्लू पेन से, एक्सीड 1 लाख रुपए। अगर आपका प्रॉफिट है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ऊपर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर है 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए, तो टैक्स इस पे देना है, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी टैक्स होगा 112A से 50,000 रुपए पर अबव 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए घटा दूंगा, ठीक है, 50,000 रुपए पर सीधा 10% टैक्स लगेगा, 5,000 का टैक्स देना पड़ेगा भैया, 5,000 का टैक्स देना पड़ेगा। और डिडक्शन उदासी वाली स्माइल इसमें भी है, कोई डिडक्शन नहीं दी जाती है। चैप्टर 6 से 80C से 80U में पढ़ चुके हैं, ब्रेकअप पार्टी में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी हमने बात लिख दी। दूसरी खतरनाक बात जो GKPL करनी है, मतलब ये समझ लो, बर्दाश्त नहीं होगी बात, अगर तुमने ये बात गड़बड़ कर दी एग्जाम में, बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल भी, हद से ज्यादा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। पहली बात याद रखना, डिस्काउंट नंबर 87 ने गरीब को मिलता था जी, वो भी गरीब और अमीर का फैसला कहां से होता था, NTI से देख के होता था। अगर NTI लिमिट याद आ गई, उस लिमिट से नीचे है तो डिस्काउंट नंबर 87 ने मिलेगा, आप गरीब है। अगर NTI उस लिमिट से ऊपर है, डिस्काउंट नंबर 87 ने नहीं मिलेगा। तो मुन्ना डिस्काउंट नंबर 87A आप गरीब भी होंगे तो भी नहीं मिलेगा, किस पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर। इसको GKPL कर लेना शानदार जानदार तरीके से, इसे घोट के पी लेना, जितना घोट सको, जितना भयंकर तरीके से घोट सको घोट लेना। रिबेट
अंडर सेक्शन 87 ए नॉट टू बी अलाउड फ्रॉम टैक्स पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि मुन्ना, ये जो 5,000 का टैक्स आया है इसमें से 87A का डिस्काउंट, 87A की रिबेट पे कांटा लगेगा, लगा लो कांटे। डिस्काउंट नंबर 87A भूल के भी इसमें से मत घटा देना, बाकी में से घटाओ। टोटल टैक्स निकाला, ठीक है, गरीब था, डिस्काउंट नंबर 87A दिया। डिस्काउंट नंबर 87 आपको पता ही है, टैक्स लायबिलिटी और लिमिट डिस्काउंट की विच एवर इज लेस, फिर आंसर आएगा। तो जब मेरा टोटल टैक्स आ जाएगा तो टोटल टैक्स में से इसको अलग कर देना और कह देना भैया स्पेशल डिस्काउंट नंबर 87A नहीं मिलेगा। बाकी जो बैलेंस टैक्स है, चाहे वो स्लैब रेट का टैक्स हो, चाहे वो राहुल गांधी जी का ट्रिपल महीने का टैक्स हो, है कि नहीं बात, अगर वो टैक्स है तो मन्ना डिस्काउंट नंबर 87A दे देना। लेकिन अगर वो टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर है, लेकिन अगर वो टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर है, 10% टैक्स निकाला 5,000, इसमें से डिस्काउंट नंबर 87A भूल के भी मत दे देना, भूल के मत दे देना। कसम है तुम्हें माँ भवानी की, कसम है तुम्हें पूरे की पूरी दुनिया की, पूरे के पूरे विश्व की, मत दे देना बिल्कुल, ठीक है। और एक खतरनाक बात जो मैं लिखवाऊंगा, इसलिए खतरनाक बात, एक ऐसी असेट बताओ जो लॉन्ग टर्म होगी फिर भी इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। पूरी दादा सही था तो कुछ ऐसा कुछ ऐसा कि लॉन्ग टर्म होगी इंडेक्स नहीं करेंगे। नलायक चौंटे न लगा तुम्हारे। लॉन्ग टर्म डिवेंचर है, अगर आपने डिवेंचर लॉन्ग टर्म करके बेचे हैं, अगर आपने डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म करके बेचे हैं तो हमने पढ़ लिया था डिवेंचर पर इंडेक्सेशन नहीं करते क्योंकि उस पर फ्लैट 10% टैक्स है, क्योंकि उस पर फ्लैट 10% टैक्स है। याद आ गया, डिवेंचर पर फ्लैट 10% टैक्स होता है, डिवेंचर पर फ्लैट 10% टैक्स होता है, इसलिए इंडेक्सेशन नहीं होता। डिवेंचर पर फ्लैट 10% टैक्स होता है, इसलिए इंडेक्सेशन नहीं होता। यहां भी तो फ्लैट 10% टैक्स है मुन्ना या मुन्नी, यहाँ भी तो फ्लैट 10% टैक्स है, फ्लैट 10% टैक्स है, दिख रहा। हाँ सर, फ्लैट 10% टैक्स है। जब यहाँ पे भी फ्लैट पे 10% टैक्स है डिवेंचर की तरह, तो यहाँ पर भी इंडेक्सेशन नहीं होगा, इंडेक्सेशन नॉट अप्लाई, इंडेक्सेशन नॉट अप्लाई। यानी कि मुन्ना, दो असेट ऐसी हो गई जिसपे इंडेक्सेशन नहीं लगता। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, ऐसी कौन सी लटका है ऑन विच, लटका होते हुए भी इंडेक्स अलाउड नहीं है। ऐसी कौन सी असेट्स है जो लटका तो है और लटका पे हमेशा इंडेक्स लगता है, लेकिन ऐसी कौन सी असेट है जिनको लटका होते हुए भी इंडेक्स अलाउ नहीं है मुन्ना? पहली बोलो जल्दी। सर लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, इंडेक्स अलाउ नहीं है सर, दिल पे लग की बात। दूसरी बोलो सर। दूसरी असेट हो गई लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, राइट। सेक्शन 112 ए 112 बोलो सर, बात समझ में आ चुकी है? ये डेंजर क्वेश्चन अब आप समझ चुके हो। क्या मजेदार क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। ऐसी कौन सी असेट है जिनके ऊपर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता? अब मुन्ना, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब तैयार हो जाओ धमाके के लिए। लॉन्ग टर्म शेयर्स, जैसे दिवाली धमाका, एटम बॉम्ब, सर डरा रहे हो आप तो ना, तैयार हो जाओ। एक ऐसा एसआर के बनाऊंगा कि तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है। क्योंकि बाकी बच्चों को इसमें इतनी कंफ्यूजन है, अपने दोस्तों से पूछ लेना चाहे, बाकी बच्चों को इसमें इतनी कंफ्यूजन है कि उन्हें ये पता नहीं लगता कि कब कौन सी चीज या कब कौन सा लॉजिक और कौन सी कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। इसलिए ऐसा एसआर के बना के लाया हूं
कि मजा ही आने वाला है, शानदार जानदार लोटपोटी होने वाले हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेयर्स की बात कर रहे हैं मुन्ना, लॉन्ग टर्म शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो शेयर्स या तो होंगे मुन्ना लिस्टेड, लॉन्ग टर्म शेयर्स या तो लिस्टेड होंगे या लॉन्ग टर्म शेयर्स क्या होंगे सर, अनलिस्टेड होंगे, अनलिस्टेड होंगे। सर शॉर्ट टर्म शेयर्स जो होते हैं उनके साथ क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेयर्स चले जाते हैं 111A में राहुल गांधी जी के पास, 111A में राहुल गांधी जी के पास। वहां आपको पता ही है दोनों कंडीशन पूरी, फ्लैट 15% टैक्स दे देना है ना, ये बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा झोल झाल है। ठीक है, पहले लिस्टेड की तरफ चलते हैं, पहले लिस्टेड की तरफ चलते हैं। लिस्टेड शेयर, लिस्टेड शेयर सेल किए गए, लिस्टेड शेयर सोल्ड हुए थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। किसके थ्रू सेल हुए सर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्लस उस पर STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया। यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म शेयर है, लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से बिके हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से बिके हैं, STT पे हो चुका है, STT पे हो चुका है। तो भैया लपेटे में आ गए तुम, लपेटे में आ गए, सेक्शन 112A लग गया, सेक्शन 112A लग गया। अब तुम लपेटे में आ गए, मछली फंसी, सेक्शन 112A में मछली फंसी, हंसी तो फंसी की तरह मछली फंसी। सर बात समझ में आ गई, हम 112 में फंस चुके हैं। अब क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या लिखूंगा, असेट इज लटका, क्योंकि लटका की बात चल रही है, लिस्टेड लटका इक्विटी शेयर है, लटका की बात चल रही है तो असेट होगी लटका, क्योंकि मैं 12 महीने के बाद इन्हें बेच रहा हूँ। लटका होगी। स्टेप 2 में लिखूंगा सेल कंसीडरेशन, फिर सेल कंसीडरेशन में माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बना के दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसका फॉर्मूला बना के दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 31 जनवरी 2018, है ना, 31/1, सर ये भी गया 2001 की भी याद रखो, है ना, जनवरी 31/1 यानी जनवरी 2018 भी। अब क्या करें भैया, कानून है, मानना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा। 2001 का भी हायर लोअर हायर याद करना है, 2018 का भी याद करना है, पर 2001 का हायर लोअर जो भी तुम करते हो वो हर सेट पे लगता है। लेकिन लेकिन शेयर्स के केस में 2001 का भी मैटर लगेगा, 2001 का भी मैटर लगेगा, whichever is higher, cost of revenue whichever is higher, और 2018 का भी मैटर लगेगा। तो दोनों अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, मजा ही आएगा। ठीक है ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 और जितने रुपए के तुमने शेयर्स बेचे, सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ये तो कहानी हम जानते हैं, हाउस प्रॉपर्टी सर, विच एवर इज लोअर। हाँ सर आगे बता दो सर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, जितने की, है ना, आपने शेयर खरीदी, राइट, विच एवर इज हायर, जो विच एवर इज हायर है यही मेरी कॉस्ट बनेगी, जो विच एवर इज हायर है यही मेरी, है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। अब ये जो विच एवर इज हायर है इससे लेस करूंगा और ये आ जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक डेंजर बात, एक डेंजर बात, इंडेक्सेशन मत कर देना मुन्ना भूल के भी, 10% टैक्स है ना, इंडेक्सेशन मत कर देना, सीधा डेंजर बात यहाँ लिखो, नो इंडेक्स, कोई इंडेक्स नहीं करना, कोई इंडेक्स नहीं करना, क्योंकि फ्लैट 10% टैक्स देना है। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया मुन्ना, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है इस पे टैक्स कब लगेगा, टैक्स लगेगा एट द रेट 10% इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज मोर देन 1 लाख। यानी ये अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा निकल के आया 1.5 लाख
तो 1 लाख के ऊपर 50,000, 50,000 के ऊपर मुझे क्या दे देना है, ठीक है, 1 लाख के ऊपर जो 50,000 उसके ऊपर फ्लैट 10% टैक्स दे देना है, फ्लैट 10% टैक्स दे देना है 1 लाख के ऊपर। और डेंजर बात, इंडेक्सेशन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। एक और मजेदार शानदार बात, अगर वो शेयर मुन्ना, अगर वो शेयर निकले 2001 से पहले के, तो घबराने का नहीं। 2001 से पहले की जो एसेट होती है उसकी कोवा कैसे निकलती है, इफ एसेट बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो ये जो कोवा है, ये जो कोवा है, ये जो कोवा है, ये कैसे निकलेगी, ये कोवा इज इक्वल टू, चलो स्टार लगा देता हूँ, ये स्टार 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 स्टार, स्टार कह रहा है, और ये स्टार, तो भैया ये स्टार लगा दिया और ये स्टार लगा दिया यहाँ पे। ये कोवा कैसे निकलेगी, कोवा निकलेगी कॉस्ट और FMV ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, कॉस्ट और FMV और 1 अप्रैल 2001 की FMV विच एवर इज हायर, जो विच एवर इज हायर होगी वो ये वाली कॉस्ट होगी, यानी कि ये वाली कॉस्ट मैंने ऐसे निकाल दी। और यहाँ पे जो मैं 2018 और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, लोअर और कॉस्ट विच एवर इज हायर, ये जो विच एवर इज हायर है ये मेरी यहाँ की 112A की कॉस्ट बनेगी। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी मुन्ना मुन्नी, उम्मीद है बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ये जो कॉस्ट है ये अगर 2001 से पहले की निकली तो अपना वही पुराने वाला फॉर्मूला जरूर लगाना है, उसे नहीं भूल जाना है। ठीक है मुन्ना, सर बात समझ में आ चुकी है? तो उम्मीद है ये हमारा SR के पूरा यहाँ से दिख रहा है। सर ये हो गई बात हमारी, सर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बिकते हैं, STT पेड हो चुका है और 112 ml लपेटे में हम आ चुके हैं, खत्म। अब लिस्टेड शेयर है, सर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से या तो बिके नहीं, नॉट सोल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से वो बिके नहीं, राइट। या फिर तुमने मार्केट से कहीं और से उनको किसी और तरीके से बेचा है, यानी नॉट सोल्ड, ये ऐसे अगर क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन की फ्रेम में नॉट सोल्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। प्रैक्टिकल थोड़ा मुश्किल होता है कि स्टॉक एक्सचेंज शेयर नहीं बिक रहे, पर क्वेश्चन में ना कहीं पर क्वेश्चन कराने के लिए, आपको मतलब क्वेश्चन एग्जाम में देने के लिए एग्जामिनर बना सकता है कि भैया स्टॉक एक्सचेंज नहीं बिक रहा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं बिक रहा, या फिर वो कह देगा STT नॉट पेड, प्रैक्टिकली तो STT पेड हो ही जाता है, या फिर क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या बोल दिया भैया STT पेड नहीं है, STT पेड नहीं, इन तीनों में से कोई भी बात आ गई। यानी ये जो दो बातें हैं ना, ये जो दो बातें हैं, ये वाली येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो दो बातें हैं, RFC से बिका हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से STT पे हुआ हो, इसका कोई भी एक्सेप्शन निकल जाए, ठीक है, या तो स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बिका, या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बिका, या STT पे नहीं हुआ, तो क्या होगा, सुनना मुन्ना, तो क्या होगा, इधर ध्यान देंगे। अब बहुत जबरदस्त बात बोलने जा रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे। अब हमारे पास मुन्ना यहाँ पे सॉल्यूशन के दो ऑप्शन होंगे। क्या बात कर दी सर? हाँ, ध्यान से बनाते रहो, याद कर लेना, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी, तभी तो पूरे इंडिया के बच्चे गोलमोल रहते हैं इसमें। हो क्या रहा है सर? एक आएगा हमारे पास ऑप्शन 1 सॉल्यूशन का, और एक आएगा हमारे पास ऑप्शन 2। ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कब आने हैं? जब स्टॉक एक्सचेंज से ना बिका हो, या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ना बिका हो, या STT पे ना हुआ हो, कोई भी ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई हो। ऑप्शन 1 देखें सर, ऑप्शन 1 में क्या होगा सर? ऑप्शन 1 में आएगा आपका सेल कंसिडरेशन। भाई एसेट तो लटका है, हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शेयर्स की बात कर रहे हैं। शेयर्स तो हमारी लटका है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। सेल कंसिडरेशन जैसे तुम नॉर्मली करते आए हो, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कर दिया, और ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस पे मुन्ना 20% का टैक्स दे दिया, बिल्कुल 112 की तरह सोनिया गांधी जी करे। इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं, कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व लाइक ज्वेलरी। अगर मान लो शेयर नहीं होते, लॉन्ग टर्म ज्वेलरी होती तो क्या करते? सेल कंसिडरेशन लेते, इक्वलाइज कर देते, लॉन्ग टर्म आता 20% की कैटेगरी में चला जाता। तो क्या लिखोगे? होगी ना आसान सी बात, दिमाग में अपने आप केस सॉल्व लाइक ज्वेलरी, ठीक है मुन्ना। इंडेक्स किया है मैंने, 20% का टैक्स,
फिर दूसरा ऑप्शन क्या करूंगा, दूसरा ऑप्शन होगा सेल कंसिडरेशन लूंगा, उसमें से इब की बेर इस बार इंडेक्स नहीं करूंगा, सिर्फ लटका होते हुए भी, लॉन्ग टर्म होते हुए भी कॉस्ट माइनस कर दूंगा, सिर्फ कॉस्ट माइनस करूंगा, ठीक है। इंडेक्स नहीं किया, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया। इस बार क्या आया, इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह आ गया सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और तेरी ऑप्शन 2 में क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है, तो फाइनेंशियल साहब ने बोला भैया चल तूने इंडेक्सेशन नहीं किया तो एट द रेट 10% टैक्स दे दे, टैक्स दे दे एट द रेट 10%। यानी अगर आपने गौर फरमाया हो, इंडेक्स किया है तो 20% का टैक्स, इंडेक्स नहीं किया, इंडेक्स नहीं किया तो 10% का टैक्स। 112A में भी तो यही था मुन्ना, 112A में भी तो यही था, इंडेक्स नहीं किया, इंडेक्स नहीं किया था, इंडेक्स नहीं किया था तो 10% का टैक्स था, इंडेक्स नहीं किया 10% का टैक्स था। यहां भी वो कह रहे हैं मर्जी है भाई तेरी, इंडेक्स मत कर 10% का टैक्स दे दे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा हमें दोनों ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा। अब बताओ कौन सा चूज करूं, चूज करने का क्राइटेरिया पता है क्या है, मान लो 20% का टैक्स लगाया ब्रेकअप पार्टी से, ब्रेकअप पार्टी करके आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है 112A है ना, 111 ऐसे करके, कि ब्रेकअप पार्टी से मैंने टैक्स निकाला या फ्लैट 20% के टैक्स के हिसाब से निकाला, तो भैया मान लो टैक्स आया 50,000 रुपए, राइट। और मैंने इंडेक्सेशन नहीं किया, इंडेक्सेशन ना करके 10% टैक्स निकाला, तो 10% टैक्स आया 40,000 रुपए। तो भैया किसमें फायदा है, किसमें फायदा है भैया, किसमें फायदा है ये बताओ। सर 50,000 टैक्स देने फायदा है, 40,000 टैक्स देने में फायदा है। सर फायदा है हमें 40,000 टैक्स देने में, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा टैक्स का। मैं तो आंसर क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा एग्जाम में, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 दैट इज नो इंडेक्सेशन एंड 10% टैक्स shall be availed या obtained, टेकन, कुछ भी लिख दो। तो भैया मैं ऑप्शन 2 चूज कर लूंगा, ठीक है सर। कोई इंडेक्सेशन नहीं करूंगा, इसलिए टैक्स 10% दूंगा, राइट। इसलिए ऑप्शन 2 मैं अवेल्ड करता हूं, क्योंकि उसमें क्या है, टैक्स मेरा कम आया है, राइट। इस तरह से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब पहले निहार लो, अब मुन्ना पहले ध्यान से खूबसूरती से, है ना, इस SRK को निहार लो, ये रहा तुम्हारा बिल्कुल नजरों के सामने, ठीक है मुन्ना, राइट। सर क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म शेयर से शुरुआत करी, लॉन्ग टर्म शेयर से धमाकेदार। सर लॉन्ग टर्म शेयर से शुरुआत करी, शेयर्स या तो हुए लिस्टेड या होंगे अनलिस्टेड, या तो हुए लिस्टेड या तो हुए अनलिस्टेड। लिस्टेड में सर, लिस्टेड में वो स्टॉक एक्सचेंज से बिक रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से बिक रहे हैं, एसटीडी पेड है, तो हमें बिल्कुल 112 से लपेटना है, तो वो आपको बता दी कैसे निकालना है। या फिर तीनों में से कोई झोल हो गया सर, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सोल्ड नहीं हो रहे हैं, या एसटीडी पेड नहीं है, तो फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमें लेके चलना है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमें लेके चलना है, जिस ऑप्शन से हमारा कम टैक्स आएगा वो अवेल करेंगे। सर अब लॉन्ग टर्म शेयर जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड लॉन्ग टर्म शेयर कब बड़े होते हैं, ये बात आप SRK में जान चुके, जो मैंने आपको फाइनेंशियल एसेट का SRK बनाया था। टेंशन खत्म, सीधा लिख दो सोल्ड लाइक ज्वेलरी, अनलिस्टेड शेयर सीधा लिख दो सोल्ड लाइक ज्वेलरी, खत्म कहानी, खत्म, गॉन, गया, टाटा बाय बाय। सोल्ड लाइक ज्वेलरी, ज्वेलरी की तरह सॉल्व कर दो, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं देना। लॉन्ग टर्म इक्विटी या लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस जो भी है, लॉन्ग टर्म शेयर है, अनलिस्टेड है, सोल्ड लाइक ज्वेलरी। कैसे, सेल्स कंसिडरेशन माइनस लॉन्ग टर्म है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल इंडेक्स कर दिया, जो आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ब्रेकअप पार्टी के थ्रू जाएंगे, सोनिया गांधी जी के पास ले जाएंगे, कहते ना यू आर उसमें सोनिया 20% टैक्स देना पड़ेगा 112 सेक्शन के हिसाब से। यानी अगर तुमने देखा मुन्ना, तो 112A का टंटा, 112A का टंटा झोलमाल सिर्फ यही है, ठीक है ना, जहां ऑप्शन आ गए हैं
राइट इन केसेस में, राइट इन केसेस में ऑप्शन आ चुके हैं और ये भैया 112 से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सोल्ड लाइक ज्वेलरी, सोल्ड लाइक ज्वेलरी। तो मुन्ना ऑप्शन 1 भी ज्वेलरी की तरह सॉल्व है, ऑप्शन 1 भी ज्वेलरी की तरह सॉल्व है। ऑप्शन 2 में बिना इंडेक्स किए 10% टैक्स निकालना है। अनलिस्टेड लॉन्ग टर्म शेयर ज्वेलरी की तरह सॉल्व है। इस पे फोकस करना है मुन्ना, इस पर ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे फोकस करना है। इसके चांस होते हैं आने के एग्जाम में, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के एग्जाम में चांस होते हैं आने के। प्रैक्टिकली भी यही चलता है आजकल। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, बोलो सर समझ में आ चुकी है, और हाँ मजा ही आ चुका है। देखो देखो क्या लिखी है बात, पढ़ो जरा। समझे? वही तो है जो मैंने तुम्हें बताया। कोवा कैसे निकालेंगे 112A में मुन्ना? 112A ही पढ़ रहे हैं, 112A। मैंने SR के में 112A के नीचे ही ये बात लिखवाई है। फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कोवा ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के लिए है ना, कोवा ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ना, कोवा ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यानी कि अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेफरेंस मत ले लेना मुन्ना, यहाँ पे प्रेफरेंस मत ले लेना, कतई मत लेना, कतई मत लेना। तो इक्विटी की बात चल रही है तो क्या होगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, याद आ गई होगी बात, लोअर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। ये मैंने आपको इसे नोट्स में बिल्कुल डायग्राम ऐसे ही बना के दे रखा है। और ये बात मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दी थी, अगर कोवा बिफोर 1 अप्रैल 2001 है तो ये कोवा क्या बनेगी, ये कोवा बनेगी कॉस्ट और FMV ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। राइट, बात समझ में आ चुकी होगी मुन्ना, मजा ही आ चुका है। सर अब क्वेश्चन कौन से करने हैं घर में? अगर ये क्वेश्चन कर लिए, अगर मुन्ना क्वेश्चन कर लिए ना, एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 131 करना है, 132 करना है, 133 करना है, बहुत ध्यान से करना है, मतलब पूरी जान लगा लेनी है। साथ के साथ कुछ क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन और हैं सर। 115 करना है होमवर्क, क्वेश्चन 116 करना है और क्वेश्चन 117 करना है। 115, 16, 17 3 क्वेश्चन तो ये करने हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से, और 3 क्वेश्चन ये करने हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से। टोटल आज का होमवर्क हो गया 6 क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों समुद्र की गहराई में तल के अंदर भी गड्ढा खोद के मैं तुम्हें है ना ले जा चुका हूं। SRK को बहुत हद से ज्यादा बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन बनाएंगे। अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं गलत किए हैं। सही किए तो समझो हो गया काम, हमें चीजें आ चुकी हैं। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।